गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल अपन ने 115 बीएससी पे एक क्वेश्चन किया था। 115 बीएससी में एक और पॉइंट जो अपना डिस्कशन का बाकी है वो ये है टाइम लिमिट फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्या है सुन लो। अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम नहीं आ रही है, नहीं है इनकम, हर साल आपके पास ऑप्शन है। क्या इस साल 115 बीएससी में टैक्स भरो, नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल में जाओ, उसके नेक्स्ट ईयर 115 बीएससी ऑप्शनल, जो आपको फॉलो करना है एवरी ईयर यू कैन फॉलो। हम क्या करते हैं, अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम नहीं आ रही है तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट, और टैक्स कहां भरते हैं, जिसमें कम आया वो। लेकिन अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम आ रही है, अब बाय डिफॉल्ट तो अपन सब 115 बीएससी में ही कवर्ड है, इसीलिए तो स्कीम का नाम है डिफॉल्ट टैक्स रेजी। अगर तुम बिजनेस इनकम कमा रहे हो और तुम डिफॉल्ट स्कीम से बाहर जाना चाहते हो, जाओ ऑप्शनल स्कीम में चले जाओ। फिर तुम लाइफ टाइम के लिए ऑप्शनल में रहोगे, सुनते जाना जब तक तुम्हें फॉलो करना है, बट उसके बाद कभी भी डिफॉल्ट में आए वापस तो तुम्हें ऑप्शनल में जाने नहीं मिलेगा। मतलब एक बार बाहर जाने का ऑप्शन है, एक बार बाहर गए तो तुम लाइफ टाइम ऑप्शनल फॉलो करो, वो चलेगा। बट फिर कभी भी अगर बिजनेस इनकम कमा रहे हो और डिफॉल्ट में आ गए, एक बार बाहर जाने के बाद फिर तुम्हें कभी भी बाहर जाने नहीं मिलेगा। फिर लाइफ टाइम यू शुड फॉलो डिफॉल्ट स्कीम। सो जो लोग सैलरी कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स, हर साल उनके पास ऑप्शन है डिफॉल्ट या ऑप्शनल का। बट अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हो, पहले तो आप डिफॉल्ट में कवर्ड हो तो डिफॉल्ट में भरते रहो टैक्स, ऑप्शनल में गए तो ऑप्शनल में भरते रहो, बट फिर ऑप्शनल से अगर डिफॉल्ट में आए, खत्म, फिर हम तुम्हें अभी ऑप्शनल में जाने नहीं देंगे। सो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को। अब अपन जाते हैं अपना लास्ट पार्ट डिस्कस करने के लिए, जो क्या है टीसीएस। टीडीएस में मेरा एक सेक्शन बाकी है जो मैं टीसीएस के साथ कवर करूंगा, 194Q। अब ध्यान से सुनो, टीसीएस फुल फॉर्म क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब देखो इधर भी दो पार्टीज होगी, पेयर एंड पेई। पेयर जो है कोई अमाउंट पे कर रहा है पेई को, तो अब है ना, अब टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पेई, आप पेयर से अमाउंट के साथ साथ टीसीएस और कलेक्ट कर लेना। मतलब आपको समझो कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, तो आपसे 100 रुपया ले रहा हूं तो 100 नहीं लूंगा, 100 प्लस टीसीएस लूंगा। सो इट इज सिमिलर टू योर जीएसटी। और ये पेई जो है ना, वो जाके ये टैक्स गवर्नमेंट को देगा, और पेयर जो है जब भी वो अपना टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा तो उसमें से वो माइनस कर देगा टीसीएस। आया समझ में? तो अब ये चैप्टर अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, पेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेई इज अ पर्सन हु इज नंबर 1 liable to collect TCS, liable to deposit TCS। याद है वो पेयर की 4 ड्यूटीज थी, डिडक्ट टीडीएस, डिपॉजिट टीडीएस, रिटर्न्स एंड वो लास्ट में अपना सर्टिफिकेट्स। वैसे पेई की भी 4 ड्यूटीज है, कलेक्ट टीसीएस, डिपॉजिट टीसीएस,
फाइल टीसीएस रिटर्न्स एंड इशू टीसीएस सर्टिफिकेट्स। ये टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो किसका जा रहा है? पेयर कौन है आपके लिए? सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्सेस कलेक्टेड एट सोर्स, कलेक्टेड। अब आपको दो ही ड्यूटीज पढ़नी है यहां पे, कलेक्ट कब करना है और डिपॉजिट कब करना है। अब डिडक्ट कब करना होता है? डिडक्ट, टीडीएस काटना कब होता है? विच एवर इज अर्लियर, एंड फॉर सम सेक्शंस इट इज पेमेंट। दैट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेयर। पेई के केस में उल्टा क्या? इन सम केसेस यू आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस एट द टाइम ऑफ रिसीट, and in some cases it is receipt or debit whichever is earlier। उल्टा चल रहे ना अभी अपन। और डिपॉजिट कब करना है? तो टीडीएस याद करो, ऑलवेज इट इज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ का 30th अप्रैल, यहां पे ऑलवेज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, नो 30th अप्रैल। सो पहला, व्हेन पेई इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, in some sections at the time of receipt, in other provision receipt or debit whichever is earlier। when pay is liable to April से March, 7th of next month। अब पता है हमने टीडीएस में एक सेक्शन पढ़ा था 206AA करके, जिधर पेई अपना पैन देता है टू अ पेयर, अगर नहीं देता है तो इसको टीडीएस काटना पड़ता है एज पर द रेट गिवन इन सेक्शन, और 20% विच एवर इज हायर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? और ये 20% हो जाएगा 5% अंडर सेक्शन 194Q। जब आप 194Q पढ़ोगे तो उसमें ये 20 के बदले 5 लेना है। किसका पेन किसके पास होना चाहिए? पेई का पेन पेयर के पास। अभी इधर उल्टा हो जाएगा, पेयर का पेन पेई के पास होना चाहिए। इफ पेन इज फर्निश्ड बाय पेयर, पेयर ने अगर अपना पेन दे दिया तो व्हाट विल बी टीसीएस रेट? रेट एज पर सेक्शन। एंड अगर नहीं किया तो ट्वाइस द रेट गिवन इन सेक्शन, मतलब जो भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें जो भी रेट्स दिए होंगे उसको डबल करना, या फिर 5% विच एवर इज हायर। एक सेक्शन के लिए ये 5 के बदले हो जाएगा 1। कौन सा है वो सेक्शन? 206C1H। जैसे इधर 194Q के लिए 20 के बदले 5 था ना, वैसे ही इधर 206C1H के लिए 5 के बदले 1% है। एंड मैक्सिमम टीसीएस रेट यहां पे आएगा 20% मैक्सिमम। अच्छा, तो दिस इज सिमिलर टू योर 206AA। फिर पता है हमने एक सेक्शन किया था 206AB करके, कि पेयर अगर पेमेंट कर रहा है पेई को, पेई एक स्पेसिफाइड पर्सन है जिसने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया, टाइम लिमिट रिटर्न फाइल करने की एक्सपायर हो चुकी है, एंड उसका टीडीएस टीसीएस सब मिला के 50,000 या उससे ज्यादा है, तो कहने से ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर। याद आया? उधर पे ई स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, इधर इफ पेयर इज अ स्पेसिफाइड पर्सन देन रेट ऑफ टीसीएस इज ट्वाइस द रेट गिवन इन सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर। मैक्सिमम टीसीएस इज 20%। दोनों सेक्शन में मैक्सिमम 20 है। सो दिस इज सिमिलर टू योर 206AB। ये AA और ये AB। और अब याद करो, अगर वो पेई ने पैन नहीं दिया, प्लस पेई एक स्पेसिफाइड पर्सन भी है, तो याद है 206AA के हिसाब से रेट निकालो, 206AB के हिसाब से रेट निकालो, विच एवर इज हायर। इधर उल्टा, पेयर ने पैन नहीं दिया, प्लस पेयर एक स्पेसिफाइड पर्सन भी है, तो 206CC के हिसाब से रेट निकालो, CCA के हिसाब से निकालो, विच एवर इज हायर। समझ रहा है? ये सब आपके बेसिक प्रोविजंस कंप्लीट हो गए, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा डिस्कशन।
अब आपका जो टीडीए ये टीसीएस के सेक्शंस हैं, जैसे वहां पे पता है 193 194 ज्यादा करके था, यहाँ पे एक ही सेक्शन है 206 सी करके, सेक्शन एक ही है, इसमें सब सेक्शन 1 पढ़ना है हमें, 1C 1F 1G एंड 1H। अभी आया था ना 1H था ना ये सेक्शन में, ये इसमें था ना 206C 1H, ये रहा। तो ये 5 सेक्शन पढ़ने हैं, और जब ये 194 ये 206C 1H पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम 194Q भी पढ़ लेंगे, खत्म अपना फिर, बराबर। अब पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 206C सबसेक्शन 1C से, 1C से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये प्रोविजंस बनाए क्यों थे, फिर अपना ध्यान सिर्फ प्रोविजंस पे होगा। ध्यान देना, 206C 1C क्या बोल रहा है कि अगर एक पर्सन ने पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइंस, ये सब लीज पे दिया किसी को, कौन सी चीज पे दिया है? लीज पे। किसको? लेसी को। लेसी कौन होना चाहिए? अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अब ये लेसर है, ये लेसी है, इसको आपने लीज पे दिया है, तो अब ये आपको लीज रेंट पे करेगा, तो ये रिसीवर हो गया लीज रेंट का। तो इसको क्या बोला गया? पे ई को, कि आप लीज रेंट के साथ साथ 2% टीसीएस भी कलेक्ट करना। ये कहां लिखा है? 206C 1C में। What will be the time of collection? Receipt or debit, whichever is earlier. And mining excludes mining of mineral oil, and mineral oil includes petroleum and natural gas. इसका मतलब mining of petroleum and natural gas is excluded. अब समझो, ये प्रोविजन से बेसिस पे मैं आपको रीजन बताता हूं कि क्यों टीसीएस के प्रोविजंस आए थे। ये रीजन फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था जब टीसीएस के प्रोविजंस उन्हें इंट्रोड्यूस करने थे। ध्यान से सुनो, समझो कि देव, आपके पास एक पार्किंग लॉट है, एग्जांपल ले रहे अपन कि समझो घाटकोपर स्टेशन है, घाटकोपर स्टेशन के बाहर आपके पास एक पार्किंग लॉट है, मतलब एक लैंड है आपके पास जहां पे व्हीकल्स पार्क हो सकती है। आप देखोगे तो मेजॉरिटी स्टेशंस के बाहर पार्किंग लॉट होता ही है। जो लोग स्टेशन से थोड़ा दूर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी स्टेशन के वहां पे पार्क करके फिर अपनी जर्नी आगे ट्रेन से कंटिन्यू करते हैं। तो आज देव, यू आर ओनर ऑफ वन लैंड विच इज नियर टू स्टेशन, जो यूज हो रही है एज अ पार्किंग लॉट, मतलब आप उसको एज अ पार्किंग लॉट यूज कर सकते हो। अब आपके पास पैसा बहुत है, तो देव आपने क्या किया, यही पार्किंग लॉट आर्यन जो है उसको लीज पे दे दिया है कि भाई ये पार्किंग लॉट जो है वो आप चलाओ, बराबर है। आर्यन आपको क्या पे कर रहा है? बोलो। लीज रेंट पे कर रहा है, लीज रेंट। अब आर्यन आपको लीज रेंट पे कर रहा है देव। अब लीज रेंट के साथ साथ आपको क्या बोला गया है? टीसीएस भी कलेक्ट कर लेना आर्यन से। अब ऐसा क्यों? समझो, आज आप अपना पार्किंग लॉट लीज पे दे रहे हो, किसको? आर्यन को। अब जो भी कार ओनर्स हैं या फिर बाइक ओनर्स हैं वो लोग सब आएंगे और आर्यन आपको पार्किंग के चार्जेस पे करेंगे, बराबर। अब आप किसी से 25 रुपया लोगे, किसी से 50 रुपया लोगे, किसी से 100 रुपया लोगे, ये आपका इनकम आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि मेजॉरिटी इनकम जो आर्यन आपका आएगा ना, कहने से वो आएगा इन कैश। सी पोस्ट कोविड अगर मैं बोलूं तो यूसेज ऑफ यूपीआई ज्यादा है। आज हम 10 रुपया भी करना होता है तो यूपीआई करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर। बट कोविड के पहले की अगर हम बात करें तो कहने से ये 10-20 रुपया तो सब लोग कैश ही पे करते थे।
तो आज मेजॉरिटी इनकम आपकी कहां से आ रही है, कैसे, कौन से मोड से आ रही है आर्यन? आपकी कैश में आ रही है। अब कैश में जब इनकम आ रही है, कहने से ऐसा हो सकता है कि शायद आप इसके ऊपर कोई टैक्स ही ना भरो, चोरी का चालू कर दो आप लोग। अच्छा, अब सोचो कि गवर्नमेंट के साइड से भी आपका मिस हो गया असेसमेंट, मतलब गवर्नमेंट को भी टाइम नहीं मिला और आपका असेसमेंट मिस हो गया, मतलब आपने तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया, गवर्नमेंट के साइड से असेसमेंट मिस हो गया, आपके मजे हो गए। तो अब इसी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि आर्यन आपके प्रॉब्लम जो है ना वो इनकम साइड पे, इनकम आपकी कैश में आ रही है, चलो ठीक है, बट आप मिस्टर देव को लीज जो पे करोगे, लीज कहने से ये पर्सन तो एक पक्का अग्रीमेंट बना के आपको अपना असेट देगा भाड़े पे, इसको थोड़ी टैक्स का कोई टेंशन है, इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये तो बोलेगा भाई मेरे को इनकम आएगी मैं तो टैक्स भर दूंगा। तो अब गवर्नमेंट को पता चला कि देव जो आपको असेट दे रहा है ये ट्रांजैक्शन कहने से ट्रेस हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तो इसने प्रॉपर एक अग्रीमेंट बनाया होगा। तो आर्यन आपका जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वो ट्रेस कर सकती है गवर्नमेंट, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया ऑन योर एक्सपेंस ओनली। बोला कि भाई एक काम कर आर्यन, तू तेरे खर्चों पे टैक्स दे दे। अब देखो गवर्नमेंट के पास आर्यन आपका टीसीएस जा चुका है, तो नंबर 1 अब आप रिटर्न फाइल करोगे और टीसीएस का क्रेडिट ले लोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के पास टीसीएस तो जा चुका है, मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि आप इनकम कमा रहे हो। चलो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास आपका टीसीएस है, वो लोग आपको नोटिस भेज सकते हैं और बोल सकते हैं भाई रिटर्न फाइल करो, और नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। और समझो आपने भी रिटर्न फाइल नहीं किया और उनके साइड से भी मिस हो गया, एटलीस्ट गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स तो मिल गया जहां पे कुछ नहीं मिल रहा था। तो जो बराबर से सुनना ये लाइन, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जहां पे इनकम कैश में आ रही है मेनली, इन्होंने क्या किया, एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स डाल दिया। दिस वाज द रीजन विच वाज गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। यू अंडरस्टूड कि नहीं समझा? पक्का? तो ये आपका पहला सेक्शन खत्म हुआ टीसीएस का। कौन सा है पहला सेक्शन? 2061C। अगर कोई पर्सन पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन लीज पे दे रहा है तो फिर उसके साथ साथ लीज चार्जेस के साथ साथ आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना है। अब आ रहा है 206C1। इसमें क्या लिखा है कि अगर एक पर्सन गुड्स बेच रहा है, सेलर है, सेलर क्या बेच रहा है? स्पेसिफाइड गुड्स। किसको बेच रहा है? बायर को। अब बायर जो है वो कौन हो गया? पेयर हो गया, पेयर। ये सेलर कौन हो गया? पेई। अब यहां पे ये लोग बोल रहे पेई जो है ना वो होना चाहिए सेम एज 194I, तो ही उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। मतलब पेई इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं होना चाहिए, बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का बिजनेस से टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख से ज्यादा है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सेलर को टीसीएस प्रोविजंस कब लगेंगे वो अपन ने देखा। अब ये बायर से आप कंसिडरेशन लोगे फॉर गुड्स, उसके साथ साथ आपको टीसीएस भी लेना है। अब स्पेसिफाइड गुड्स पे टीसीएस कब कलेक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। एंड ये सेक्शन में इन्होंने सेलर को तो डिफाइन किया है, ये जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सेम एज 194I, इन्होंने बायर वर्ड को भी डिफाइन किया है। जरा यहां पे देखो बायर का मीनिंग दिया हुआ है, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स इन एनी सेल, मतलब किसी ने भी गुड्स बेचे या ऑक्शन हुए ये गुड्स के, या टेंडर या एनी अदर मोड। शॉर्ट में आपने गुड्स खरीदे, छोड़ो ना, कोई भी मोड से खरीदे हो, सामने वाले ने बेचे हो, ऑक्शन किए हो, टेंडर किए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये स्पेसिफाइड गुड्स क्या करोगे? परचेज, कोई भी मोड से आपके पास आए, क्या नहीं से आप लोगों को टीसीएस देना पड़ेगा, बट ये पर्सन
डज नॉट इंक्लूड 1 and 2. पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, ये सबको उन्होंने हटा दिया है. अ बायर, कोई भी पर्सन गुड्स खरीद रहा है इन अ रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेज्ड बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन. सो ये बायर का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए. सेलर तो ठीक है, अभी याद ही है. ये बायर का डेफिनेशन है ना, अभी पूरा टीसीएस का आगे का पार्ट में सेम आने वाला ही है. स्पेसिफाइड गुड्स में देखो, पहला आ रहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तेंदू लीव्स, जिससे बीड़ी बनता है. बीड़ी जिससे बनता है ना, दैट इज तेंदू लीव्स. टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीव्स और एनी अदर मोड. एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड नॉट बीइंग टिम्बर एंड तेंदू लीव्स. इन दोनों को आप मर्ज करके रेट 2.5 याद रख सकते हो. स्क्रैप मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट एंड आयरन और 1%. अब ये जो सेक्शन है ना, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है. क्या? ध्यान से सुनो. समझो अगर मैं आपको ये गुड्स बेच रहा हूं, मैं आपको ये गुड्स बेच रहा हूं, तो आपसे पैसा लूंगा. मैं आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगा. कब? अगर आप मुझसे ये गुड्स खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर. बट वापस से क्वेश्चन आता है, मैं गुड्स दे रहा हूं देव आपको, आप यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसी रीजन के वजह से आप मुझे एक डिक्लेरेशन दोगे इन राइटिंग. एक फॉर्म आता है 27C करके. कौन किसको देगा 27C? हाँ, पेयर पेई को, मतलब बायर सेलर को देगा. तो सेलर को पता चलेगा, अच्छा ये गुड्स ये यूज करने वाला है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं टीसीएस नहीं कलेक्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आप है ना मेडिसिन बनाते हो, समझो देव आप. अब काफी मेडिसिन में आपने सुना हो तो लिकर यूज होती है. तो मैं अगर आपको लिकर बेच रहा हूं, क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन. तो अब मैं आपसे टीसीएस नहीं चार्ज करूंगा, बट विथ अ कंडीशन. क्या? कि आप मुझे फॉर्म दोगे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो 206C सबसेक्शन 1 का एक एक्सेप्शन है, नॉन एप्लीकेबिलिटी. कि अगर एक सेलर गुड्स बेच रहा है और इसने अगर डिक्लेरेशन दे दिया तो फिर टीसीएस नहीं आएगा. आया समझ में? मैंने आपको क्या बोला था, कितने सेक्शन हैं यहाँ पे? टोटल 5. सबसेक्शन 1 पहले, अभी तो 1C किया अपन ने. वो क्या था? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा लीज पे देना. यहाँ पे क्या है? स्पेसिफाइड गुड्स बेचना, ये लीज. देखो इधर, मैंने, आप है ना कंफ्यूज मत हो ना टीडीएस और टीसीएस में. मैंने गुड्स बेचे, आपसे पैसा आया, लो टीसीएस. मैंने लीज पे दिया, टीसीएस लो. सब कुछ जिसको पैसा आ रहा है उसको टैक्स लेना है पेयर से. बराबर? समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, सबसेक्शन 1F. अब 1F में क्या लिखा है? तो 1F में लिखा है कि अगर एक पर्सन, जो सेलर है, वापस से क्या बेच रहा है, या गुड्स नोटिफाइड बाय, ये अमेंडमेंट हुआ है, गुड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बट अभी तक कोई गुड्स आपको बताए गए नहीं है, सिर्फ इधर सेक्शन में लिखा है, बुक में नहीं दिया है, मॉड्यूल में. और अगर ये बायर से मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूं? कंसिडरेशन. तो मुझे टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%. वापस से आप देखो, सेलर का डेफिनेशन इज सेम एज 194I. ये सेक्शन में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ रिसीट ओनली. वापस से बायर का डेफिनेशन देखो, वही सेम जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, सिमिलर डेफिनेशन. बराबर? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना. ये मोटर कार के ऊपर टीसीएस लगेगा. आप मोटर कार ही याद रखो. अभी कब पता है? जब अमाउंट इज एक्सीडिंग 10 lakhs. अब तुम देखोगे तो ऊपर वाले 2 सेक्शन में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं था, यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट आ गया है 10 lakhs के ऊपर. अब जब ये सेक्शन बनाया गया था
तो सर्टन क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू गवर्नमेंट कि ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो सीबीडीटी जो है, सीबीडीटी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने एक सर्कुलर इशू करके कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफिकेशन नंबर 1, टीसीएस जो है ना, टीसीएस ये अप्लाई होगा जब भी रिटेल सेल्स होंगे तब, मतलब जब भी मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स को बेचेंगे ना तब अप्लाई नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर्स जो डीलर्स को बेचते हैं गाड़ी, अभी जैसे टाटा मोटर्स से डायरेक्ट अपन परचेज नहीं करते, टाटा मोटर्स से कौन खरीदेगा? डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। और हम किससे खरीदते हैं? हम डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदते हैं। तो जब हम डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे तब टीसीएस आएगा। टाटा मोटर्स जब डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेंगे तब टीसीएस नहीं आएगा। सेकेंड, क्या टीसीएस मोटर कार के केस में लग्जरी कार्स पे भी लगेगा? तो आंसर इज यस, ऑन ऑल कार्स इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स। थर्ड, ये जो 10 लाख की लिमिट है, क्या ये पर ट्रांजैक्शन है कि फिर पर एक ही पर्सन ने अगर 3 गाड़ी खरीदी और तीनों की वैल्यू अगर 7 लाख 7 लाख 7 लाख है तो उसको टीसीएस देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट 21 लाख हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, दिस लिमिट ऑफ 10 लाख इज पर ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप 2 गाड़ी खरीद रहे हो, एक 17 लाख की और एक 7 लाख की, तो टीसीएस सिर्फ 17 लाख वाली पे आएगा। नहीं समझा? एंड लास्ट, मोड ऑफ पेमेंट, बायर आप कोई भी मोड से पेमेंट करो चलेगा, मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट। अब यही 4 चीजें मैंने आपको 4 पॉइंट्स में यहां पे दे दी है। एग्जाम में 4 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। समझा? हमने 3 सेक्शंस कर लिए। सबसेक्शन 1, स्पेसिफाइड गुड्स बेचा, पैसा आया, टीसीएस भी लो। लीज पे दिया, पैसा आया, टीसीएस भी लो। मोटर कार बेचा, पैसा आया, टीसीएस भी लो। बैठा इतना दिमाग में पहले? अब ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये 3 लिखना अभी आप घर पे कर लेना। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं दूंगा, वो एग्जाम्पल्स आप बाद में लिख लेना। अब मैं आ रहा हूं एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन की तरफ, जो है सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अब थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्शन समझने जैसा है। पहले इसमें मैं करवाऊंगा 206C 1G क्लॉज बी। समझो कि एक पर्सन है जो कौन है? टूर ऑपरेटर है। अगर कोई भी टूर ऑपरेटर क्या बेच रहा है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। बोलो क्या बेच रहा है? आप कौन हो? किसके बायर हो? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के यू आर अ बायर। आपने ये बाय किया हुआ है क्या? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो अब आप टूर ऑपरेटर को क्या पे करोगे? कंसिडरेशन पे करोगे। इसके साथ साथ आपको टीसीएस भी देना पड़ेगा। मतलब अभी तुम अगर किसी टूर ऑपरेटर के पास जाके ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदोगे तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में पैसा तो जाएगा ही, साथ साथ में टीसीएस। पर तुम ऐसा समझो, टीसीएस इज नॉट योर एक्सपेंस। वैसे टीसीएस तो आपको क्रेडिट मिलने वाला ही है, ये तो सिर्फ आपसे अभी एडवांस में लिया जा रहा है टैक्स बस। कितना टीसीएस आएगा? तो अगर आप कंसिडरेशन जो पे कर रहे हो वो है अप टू 7 lakhs, तो 5% टीसीएस, एंड अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs 20% टीसीएस। अब ध्यान से सुनो, समझो कि देव आपको अभी फॉरेन कहीं घूमने जाना है, तो आप चले गए एक
टूर ऑपरेटर के पास। टूर ऑपरेटर को आपने बोला क्या कि मुझे ऐसी इस कंट्री में घूमने जाना है, तो टूर ऑपरेटर ने आपको बोला ठीक है 10 लाख रुपया होगा जाने का। तो आप जब उसको 10 लाख दोगे तो वो पहले 7 लाख पे आपसे 5% टीसीएस लेगा, प्लस बाकी के 3 लाख पे 20% टीसीएस लेगा। सो अगर आप कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो तो आपको अब टीसीएस देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है आर्यन? अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। कभी कभी ऐसा होता है कि समझो कि आप घूमने के लिए बाहर जा रहे हो, आप टूर ऑपरेटर के पास गए और आपने टूर ऑपरेटर को बोला कि मुझे आउटसाइड इंडिया घूमने जाना है, बाकी सब बुकिंग मैंने कर ली है, मेरे को आप सिर्फ फ्लाइट्स की टिकट बुक करके दो बस। मतलब आप टूर ऑपरेटर से सिर्फ फ्लाइट की टिकट बुक करवा रहे हो, वहां के होटल का बुकिंग, घूमने का खर्चा, वो सब आपने खुद से मैनेज किया है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है क्या उसको हम ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज बोलेंगे कि नहीं? या फिर समझो कि आप लोगों ने सब बुकिंग कर लिए फ्लाइट वाइट की, अब आप कहीं घूमने जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, आपको सिर्फ एक ही सर्विस चाहिए टूर ऑपरेटर से कि मुझे ये कंट्री में या ये कंट्री के अंदर ये सिटी के अंदर वहां पे मुझे एक होटल बुक करके चाहिए, बस बाकी तुम कोई सर्विस नहीं ले रहे हो। सिलेक्टेड सर्विसेज तुम ले रहे हो, अगर सिर्फ होटल बुक करके दो, फ्लाइट बुक करके दो, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा रहे हो। सो वेदर दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो अब यही चीज को क्लैरिफाई करने के लिए वापस से कुछ FAQs थे, तो उधर देखोगे तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन इधर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, whether purchase of international travel ticket or hotel accommodation on standalone basis is purchase of overseas tour program package? पढ़ो आंसर। दो चीजें तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये Q&A फॉर्मेट में रखा है, बट अब तुम्हें इतना पता चल गया हो तो अपने लिए ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आंसर में भी कहना इसे ये सब रेलेवेंट नहीं है, डायरेक्टली इधर से भी अपन याद रख सकते हैं। बस ये 3 लाइन भी अपन पढ़ ले तो भी अपना काम तो हो ही गया। तो इतना आप कट कर दो, आपके लिए अच्छा होगा ये लास्ट डे पे पढ़ने के लिए। To qualify as overseas tour program package should include at least 2 of the following. जब तुम बुक में नोट्स बनाओगे ना तो एक 3 ही लाइन लिखना बस। आ रहा है ना समझ में? पॉइंट नंबर 7 चाहिए तो इधर डाल दो ताकि तुम लोगों को पता चले पॉइंट नंबर 7। या फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ ही है, वो मैं आपको दे फोटोज भेज दूंगा, अभी आप कर ही लो। वैसे मैंने भी ये अभी हटा दिया है नेक्स्ट बुक में, तो ये 3 लाइन ये हटा ही दिए, डायरेक्टली यही लिखा है बस। समझा आप लोगों को? देव मिला आपको 110? देव थोड़ा क्या है, अभी नींद में है थोड़ा। हाँ किसका लेक्चर? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ये लिख के, मतलब यहाँ मार्किंग कर लिया आप लोगों ने। चलो अब ये भी लिखाऊंगा, ये भी आप लोगों को लिखाऊंगा मैं, ये थोड़ा लिख लेंगे अपन। ये भी मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये अपना ये वाला जो टेबल है ना, ये टेबल में ये वाला पार्ट है 4th, ये है 206C 1G क्लॉज नंबर B। बराबर?
और ये जो ए बी और सी है ना 1 2 और 3 ये है 206C 1G क्लॉज ए बराबर। चलो अब मैंने आपको 206C 1G क्लॉज बी कर दिया एक्सप्लेन। अब मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज ए पे। अब आपका ध्यान थोड़ा सा इधर ज्यादा, समझो आप लोग बायर हो, वापस से क्या खरीद रहे हो अब आप? तो आप खरीद रहे हो अब फॉरेन करेंसी। किससे खरीद रहे हो? ऑथोराइज्ड डीलर से। बोलो किससे खरीद रहे हो? ऑथोराइज्ड डीलर से आप बाय कर रहे हो क्या? फॉरेन करेंसी। तो ये फॉरेन करेंसी आपको बेच रहा है और आप बदले में इसको कंसिडरेशन दे रहे हो। आपको कंसिडरेशन के साथ साथ टीसीएस भी देना पड़ेगा। सुन रहे तुम लोग? अगर आप एक ऑथोराइज्ड, कौन सी चीज के ऑथोराइज्ड डीलर हो? फॉरेन करेंसी के। आप उससे फॉरेन करेंसी खरीदने गए तो अब आप कंसिडरेशन तो दोगे ही, साथ साथ में आप टीसीएस भी दोगे। अब जब आप फॉरेन करेंसी खरीदने गए, आप रुपीस लेके जाओगे, रुपीस, तभी तो फॉरेन करेंसी मिलेगी आपको। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको फॉरेन करेंसी क्या पर्पस के लिए चाहिए? आप लोग जब लॉ पढ़ोगे ना तो उसमें एक आता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम करके, फेमा एक्ट आएगा ना, हाँ, तो उसमें आएगा आपको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कि आप पैसा बाहर क्यों भेज रहे हो। यू आर सेंडिंग अमाउंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, बट व्हाई? क्या पर्पस के लिए भेज रहे हो? पर्पस क्या है? अब तुमसे पहले पर्पस पूछा जाएगा। अगर पर्पस इज मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन, अगर ये पर्पस के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो, मतलब क्या? समझो कि आर्यन आपको, आपने 50 लाख रुपया ऑथोराइज डीलर को दिया और उससे फॉरेन करेंसी लिया। क्यों? समझो आपको आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेजना था। तो अब पर्पस क्या है बाहर भेजने का पैसा? एजुकेशन। या फिर समझो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसको उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना था। कहां पे? आउटसाइड इंडिया। बट आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट करवाने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो गया किसके पास? ऑथोराइज डीलर के पास, और उसको बोला मैं पैसा बाहर लेके जाना चाहता हूं। क्यों? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अप टू 7 lakhs अगर आप पैसा दोगे तो आपसे कोई टीसीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर अमाउंट 7 लाख के ऊपर गया तो 5% आपसे टीसीएस लिया जाएगा। मतलब अगर आप 10 लाख रुपया लेके जा रहे हो ऑथोराइज डीलर के पास, क्यों? ताकि आप उससे फॉरेन करेंसी ले सको, तो आपसे 3 लाख पे वो 5% लेगा। सेकेंड पार्ट, ये पार्ट बराबर से समझना। समझो एक पर्सन है जो बायर है, वो ऑथोराइज डीलर के पास जाके क्या खरीद रहा है? फॉरेन करेंसी, और ये दे रहा है उसको कंसिडरेशन बदले में। अब इसको है ना पैसा बाहर रेमिट करना है, अगेन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ओनली। बट ये जो कंसिडरेशन है ना जो इसने दिया ऑथोराइज डीलर को, दिस इज अ लोन विच इज टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेते हो? बोलो, लोन। किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो? एजुकेशन के लिए। लोन रुपीस में लिए, और यही पैसा आप ऑथोराइज डीलर के पास अगर लेके जा रहे हो, तो अब ऑथोराइज डीलर आपसे अप टू 7 lakhs
कोई टीसीएस चार्ज नहीं करेगा, बट बियॉन्ड 7 lakhs 0.5% टीसीएस आएगा। बट अब कंफ्यूज मत होना, अगर समझो कि आपने मुझसे लोन ली और आप वही पैसा ऑथोराइज डीलर के पास लेके गए, आपको पैसा बाहर भेजना है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कैन आई से नाउ यू आर कवर्ड बाय फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज वेरी स्पेसिफिक, it should be a loan from a financial institution for the purpose of education. सर हमारी खुद की सेविंग्स है, हम पैसा बाहर भेजना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, फर्स्ट पार्ट। इसीलिए तुम देखोगे ना तो इधर देखो, अगर तुम पैसा बाहर भेज रहे हो रेमिटेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ, क्या लिखा है, एजुकेशन अदर देन 2 below और मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, नो टीसीएस अप टू 7 and 5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7। और नीचे देखो, इट इज अ रेमिटेंस आउट ऑफ अ लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो नो टीसीएस अप टू 7 and 0.5%। समझ रहा है कि नहीं? आपकी खुद की सेविंग्स है तो, किसी और से लोन लिया तो भी फर्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके ऑथोराइज डीलर के पास गए तो सेकंड पार्ट। एंड अगर तुम पैसा बाहर भेज रहे हो फॉर एनी अदर पर्पस, किसी अदर पर्पस के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो, तो अप टू 7 lakhs कोई टीसीएस नहीं, बियॉन्ड 7 lakhs 20%। 20%। ये रहा थर्ड पार्ट। समझा पहले? ये चार्ट समझ में आया? ये कौन सा सेक्शन है? क्लॉज बी में क्या था? प्रोग्राम परचेज करते हो तब, ये फॉरेन करेंसी खरीदते हो तब, बराबर? पहले इतना समझा, अब सुनो। अब इधर है ना, तीनों जगह पे देखो 7 लाख की एक लिमिट दी हुई है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख तक, नो टीसीएस नो टीसीएस नो टीसीएस। हाँ, अब सुनो बराबर से, ये 7 7 और 7 अलग अलग लिमिट नहीं है, पूरा 206C 1G क्लॉज ए का लिमिट 7 लाख है। मतलब ऐसा मत करना कि उधर गया तो पहले 7 लाख नो टैक्स और फिर 5%, इधर वापस से 7 लाख, ऐसा नहीं है। अगर तुमने पहले 3 लाख रेमिट किए जो यहां पे फॉलो हो रहे हैं, नहीं आएगा टीसीएस। फिर 3 लाख रेमिट किए जो यहां पे फॉलो हो रहे हैं, नहीं आएगा टीसीएस। फिर 3 लाख रेमिट किया जो यहां पे फॉलो हो रहे हैं, टीसीएस आएगा कितने पे? 2 लाख पे। कितना? 0.5%। मतलब मैं क्या सिखा रहा हूं, तीनों का कंबाइंड लिमिट है 7 लाख रुपया। यही चीज उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में क्लैरिफाई की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 उसी के ऊपर है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स इतना ही है, इट इज अ कंबाइंड थ्रेशोल्ड। प्लस क्वेश्चन नंबर 2 में एक चेंज भी करना है, इधर से ये हटा दीजिए और ये लास्ट पार्ट हटा दीजिए। कंक्लूजन में आपको बता दूं, कंक्लूजन ये 2 वर्ड ही है, कंबाइंड थ्रेशोल्ड, बस। समझा कि नहीं? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कि अपने को लिमिट कंबाइंड देखनी है। सब लोग बराबर समझा? इतना बढ़ू मैं आगे? पहला तो ठीक है, FAQ, वेदर पेमेंट थ्रू overseas credit card would be counted under liberalized remittance scheme? The answer is no, TCS shall be applicable on expenditure through international credit card। बस इतना याद रखो। इसका मतलब अगर आप बाहर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उधर कोई बैंक वाले आपसे, देखो आप क्रेडिट कार्ड उधर यूज करोगे, कहां पे? आउटसाइड इंडिया,
अब आपके बैंक आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा ना अगर आउटसाइड इंडिया, तो उधर आपको पेमेंट हो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड से। अब आपके अकाउंट में से रुपीज ही जाते हैं डायरेक्टली, मतलब बैंक वालों ने फॉरेन करेंसी उनको दे दी है आपके। तो ऐसे देखने जाएंगे तो आपने फॉरेन करेंसी परचेज की इनडायरेक्टली, नहीं समझा? समझा ना? इनडायरेक्टली आपने फॉरेन करेंसी क्या की है? परचेज की है। बैंक वालों से इनडायरेक्टली आपने फॉरेन करेंसी क्या किया है? खरीदा है। समझा कि नहीं? तो क्या बैंक वाले आपसे टीसीएस लेंगे? तो आंसर इज नो, क्रेडिट कार्ड पे कोई टीसीएस नहीं। आया समझ में? ये भी हटा दोगे क्वेश्चन अब तो भी चलेगा, इतना ही याद रखोगे तो भी चलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट बना दो, नो टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। सेकंड में कंक्लूजन पता चल गया क्या है? कंबाइंड थ्रेशोल्ड। अब सुनो, आर्यन आप एक ऑथोराइज्ड डीलर हो, देव आप भी एक ऑथोराइज्ड डीलर हो। अब आर्यन मैं आपके पास आया, पहले मैंने बोला मेरे को बाहर पैसा भेजना है, 5 लाख का मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन किया, 5 लाख दिया आपसे, फॉरेन करेंसी लिया और बाहर भेजा। आपने मुझसे टीसीएस नहीं लिया क्योंकि 5 लाख ही था। अब मैं आपके पास आया, 5 लाख आपके पास दिया, टोटल अभी मेरा 10 लाख हो रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, उधर 5 लाख किया है, इधर 5 लाख किया है, तो क्या, हाँ तुझे थोड़ी पता है कि उधर किया है, तो क्या ये लिमिट हमें ऑथोराइज डीलर वाइज 7-7 लाख मिलेगा कि रेमीटर वाइज देखना है? तो आंसर इज रेमीटर वाइज। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर मैं ऑथोराइज डीलर चेंज करता जाऊंगा। तो अब देव आपके पास कैसे प्रूफ आएगा? तो इसमें क्या होता है, जब मैं आपके पास आता हूं ना, तो आप मेरे पास एक राइटिंग में डिक्लेरेशन लेते हो कि मैंने अगर पैसा बाहर पहले भेजा है कि नहीं, तो उसमें मुझे आपको डिक्लेयर करके देना पड़ता है। समझा? क्वेश्चन नंबर 3 उसी चीज पे है। पूरा क्वेश्चन अगर तुम हटा दोगे, सिर्फ इतना ही याद रखोगे तो भी चलेगा। It is clarified that the threshold limit of 7 lakhs for liberalized remittance scheme is quo remitter and not quo authorized dealer. इसको आप पॉइंट नंबर 3 बना सकते हो डायरेक्टली। समझा? अब सुनो, इधर भी देखो 206C 1G क्लॉज बी में एक 7 लाख का लिमिट है, पर इधर आपसे टीसीएस लिया जाता है, 7 लाख पे लिया जाता है लेकिन कम लिया जाता है, इधर 7 लाख पे लिया ही नहीं जाता। वो दोनों 7-7 लाख की लिमिट अलग अलग है, उसको मिक्स मत करना। क्लॉज ए और बी का वही चीज यहां पे लिखा है। आ रहा है समझ में? पक्का ना? ओके। अब ये 6th केस पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, तुम खुद समझ जाओगे। ये जो अपन बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेजा, एजुकेशन के लिए पैसा लेके जाना है, तो उसमें क्या क्या खर्चे आएंगे वो दिया है। तो इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन को एक्सप्लेन किया है। समझा? अब सुनो, अब 2-3 चीजें जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, उसमें ये क्वेश्चन 5 कवर हो जाएगा और नीचे ये जो पॉइंट 1 एंड 2 दिया है ना, वो भी कवर हो जाएगा। सुनते जाओ। पहले तो समझो एक टूर ऑपरेटर है। कौन है? ये इंडिया में है। देव, आपने टूर ऑपरेटर से एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा। आपने टूर ऑपरेटर को कंसिडरेशन दिया। मैं ऐसे बोल सकता हूं टूर ऑपरेटर इज अ सेलर। कौन सी चीज का सेलर है?
आपसे कंसिडरेशन लिया प्लस वो टीसीएस भी लेगा। समझो कंसिडरेशन 10 पेटी है, तो 3 लाख के ऊपर 5% आएगा, 7 लाख के ऊपर 20% आएगा। ये टूर ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर रहा है अंडर 206C 1G क्लॉज बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। टूर ऑपरेटर आपको कहां घुमाने लेके जा रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो सेलर है कहना इसे वो जाएगा किसके पास? ऑथोराइज्ड डीलर के पास, और इससे फॉरेन करेंसी खरीदेगा। भाई उसको बाहर घुमाने लेके जाना है तेरे को, तो कहना इसे वो तुमने तो रुपीस दिया है, तो अब टूर ऑपरेटर इसको क्या पे करेगा? कंसिडरेशन। तो अब ऑथोराइज्ड डीलर को क्या बोला गया कि भाई तुझे ये सेक्शन में टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। टूर ऑपरेटर ने कर लिया है कलेक्ट, मत कर तू। पढ़ो। बराबर। तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 7 और 3 आएगा। तुम्हें ये समझा, ये लाइन समझी? हाँ, ऊपर हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, केसेस वेयर नो टैक्स इज टू बी कलेक्टेड। ये हो गया, ये पहला केस हो गया। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब है ना, और एक केस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये ऑथोराइज्ड डीलर है, देव यहां पे आप हो। अब है ना, हुआ क्या पता है देव, आप वापस से खरीद क्या रहे हो पता है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजिंग। लेकिन आप खरीद रहे हो फ्रॉम अ टूर ऑपरेटर हु इज आउटसाइड इंडिया। इससे आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो। तो अब आप समझो कि आपको पैसा बाहर भेजना पड़ेगा, तो पहले आप ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाओगे। अभी क्या करने? फॉरेन करेंसी खरीदने। आप उसको दोगे कंसिडरेशन प्लस। तो अब ध्यान से सुनो, जब आप उसको बोलोगे ना कि मैं ये पैसा टूर ऑपरेटर को दे रहा हूं, क्योंकि आपको रीजन देना पड़ेगा, तो ही तो उसको पता चलेगा आप पैसा क्यों रेमिट कर रहे हो। तो आपसे वो 206C 1G क्लॉज ए में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? ये टूर ऑपरेटर को ही बोला गया है कि भाई तुझे ही क्लॉज बी में कलेक्ट करना है। भाई उधर रेट ज्यादा है टीसीएस का टूर ऑपरेटर पे, समझा? तो इधर टीसीएस आएगा। ये चीज है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई है। ये आ रहा है समझ में कि नहीं समझा? ये क्वेश्चन 5 है फॉरेन टूर ऑपरेटर वाला। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन है। ये अपना वो केसेस, फर्स्ट केस जहां पे टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल, सेकंड केस जब टीसीएस नहीं आएगा। ये समझने जैसा पॉइंट है। देखो इधर सब लोग समझो, एक टूर ऑपरेटर है, सुनना बराबर से, समझने जैसा पॉइंट है ये। और यहां पे एक कंपनी है, कंपनी समझो आर्यन लिमिटेड एक कंपनी है। अब आर्यन लिमिटेड, आप एक टूर ऑपरेटर के पास गए, आपने टूर ऑपरेटर से ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा। लिमिटेड इज अ कंपनी, नॉट इंडिविजुअल इज नॉट अप्रोचिंग, यू कैन से टूर ऑपरेटर, कंपनी इज अप्रोचिंग। एंड अब ये टूर आपने क्यों खरीदी है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज? आप अपने एम्प्लॉइज को बाहर घुमाने लेके जा रहे हो, एम्प्लॉइज के लिए, मतलब इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बराबर।
अब क्या नहीं से कंपनी इसको क्या पे करेगा, कंसिडरेशन। समझो आपके अंडर 50 एम्प्लॉइज है, अभी आपको कंपनी जो है वो ये 50 एम्प्लॉइज को टूर पे लेके जा रही है आउटसाइड इंडिया। सो आप गए हो टूर ऑपरेटर के पास। नाउ कैन आई से एज अ टूर ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 206C 1G क्लॉज नंबर बी, but as a company can I say you are entering into a contract with a tour operator, so can I say you are liable to deduct TDS under section 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कल ही करवाया था मैंने आपको। टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, मतलब आपको टीडीएस काटना है, टूर ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अब ये वाले केस में जब ऐसा हो जाता है ना, फॉलो टीडीएस, टीसीएस इज नॉट अप्लीकेबल, तो सर फिर तो कभी 206C 1G क्लॉज भी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल के केस में आएगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल को 194C अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल क्या करेगा, पर्सनल पर्पस के लिए लेगा। हाँ, बट इंडिविजुअल के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर वो पेमेंट टूर ऑपरेटर को 50 लाख के ऊपर करे तो एम में उसको टीडीएस आएगा, एम में आएगा तो वापस नहीं आएगा। नहीं समझा? हाँ, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट तो वही है अपना कि ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा, 206C 1G ही अप्लाई नहीं होगा अगर बायर ये लोग सब है तो। समझा? कौन सा? नहीं, वैसा नहीं है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आया समझ में? सो ये आपका और एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। कौन सा सेक्शन है? 206C 1G क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अब देखो ये जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये रहा। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 1G क्लॉज बी, ये 1G क्लॉज ए, तो इसमें मैंने ये टेबल ही एक्सप्लेन किया है सिर्फ, बराबर। ये चीज़ को अपन ने उधर चार्ट में बना दिया है, फिर तो मैंने सब इधर कट करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एग्जाम्पल है, और ये पॉइंट नंबर 1 2 का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है। समझा? अब आप लोग जब अपने बुक में लिख रहे हो, अभी आप स्टार्ट यहाँ से करोगे तो आप आगे के जो भी पॉइंट्स है ना, ये आगे के सेक्शंस यहाँ तक, ये कितने पेजेस है? 3 पेज है, ये 1, ये 2 और ये 3। इसके लिए आप चाहिए तो जगह छोड़ दो, हेडिंग दे दो TCS, फिर जगह छोड़ दो, क्योंकि ये सब घर पे लिखना है। अभी ये चार्ट्स बना लेंगे आप लोग ये सारा, और फिर लास्ट में ना जो पॉइंट्स नहीं लिखे वो सब आप घर पे लिख दोगे। समझा? चलो लिखेंगे अभी। वन जी क्लॉज ए, TCS है बहुत इजी, बस रिवाइज करते रहना भी है।
हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। अब एक तो सिंपल सा पॉइंट है वो बता देता हूँ आपको, पता चल जाएगा, एक बार देख लो तो जरा। कल ही किया था ना ऐसा, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं लास्ट एरिया पे, अपने लास्ट दो सेक्शंस। सेक्शन नंबर 206C 1H एंड 194Q। अब ये TDS का प्रोविजन है, ये TCS का प्रोविजन है। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस पे कंबाइंड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। अब पहले तो 206C 1H में क्या लिखा है? तो 206C 1H में लिखा है कि अगर कोई पर्सन सेलर है, सेलर, और वो क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, बोलो किसको? बायर को। अब ये सेलर नंबर 1 एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है ये गुड्स, मतलब बाहर नहीं भेज रहा है ये गुड्स। नंबर 2, ये गुड्स पहले वाले जो सेक्शंस अपन ने किए, सब सेक्शन 1, 1F, 1G में ये गुड्स कवर्ड नहीं है। मतलब मोटर कार नहीं है रे भाई, स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है, तो उधर कवर्ड नहीं है। अगर ये सेलर कोई भी गुड्स बेच रहा है, क्या बेच रहा है? कोई भी गुड्स, तो अब बायर से आपको क्या लेना पड़ेगा? कंसिडरेशन। बट एक मिनट, कोई भी गुड्स बेच रहा है बट वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, प्लस 206C सबसेक्शन 1, 1F, 1G में कवर्ड नहीं है, वहां पे कवर्ड नहीं है। सो अगर सेलर गुड्स बेच रहा है जो एक्सपोर्ट नहीं है और ऊपर वाले सेक्शंस जो भी पड़ा है उसमें कवर्ड नहीं है, और अब ये सेलर ऐसा है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, तो फिर सेलर को कंसिडरेशन के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा? TCS। बट कब पता है? जब ये कंसिडरेशन इज मोर देन 50 lakhs, तो आपको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। और TCS कितना आएगा? TCS आएगा 0.5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। सॉरी 0.5 नहीं, 0.1%, 0.1%, 0.1% TCS है ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। अब ये कौन है? पेयर है। ये कौन है? सेक्शन कौन सा है? 206C 1H। अब याद करो, इफ पैन is not furnished by buyer to seller। अरे भाई, पेई के पास पेयर का पेन होना चाहिए। अपन ने सेक्शन आज ही चैप्टर जब स्टार्ट किया तो अपन ने पढ़ा 206CC करके ट्वाइस द रेट,
और 5% विच एवर इज हायर, बट 2060 1H इट इज 1%, तो ट्वाइस करो पहले इसको, ट्वाइस 0.2 और 1% विच एवर इज हायर, क्या नहीं से 1% अपने आप रेट आ चुका। नहीं समझा तुम्हें? पक्का? अब इधर इन्होंने बायर को भी डिफाइन किया है वापस से। किसको डिफाइन किया है? बायर को भी। ये बायर का भी मीनिंग दिया हुआ है। सो बायर का मीनिंग मैं लिख देता हूं सिर्फ, पेज नंबर 111, पेज 111। पहले इतना समझा? ये कौन हो गया? ये कौन सा प्रोविजन हो गया? 1H। अब आते हैं अपन TDS पे। समझो सेलर है और ये बायर है, और सेलर बायर को कोई गुड्स बेच रहा है, और ये पर्सन क्या पे कर रहा है? कंसिडरेशन। अब 194Q क्या बोल रहा है पता है? कि अगर बायर तेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ अगर, एंड तू जो कंसिडरेशन दे रहा है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो तुझे TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1%। 0.1% अब TDS आ गया। समझ में आ रही है चीजें? अब इधर इफ PAN is not furnished by seller to buyer, तो वो 206AA करके सेक्शन अप्लाई होगा, और उसमें क्या था? रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर, बट 194Q में 5%, तो 5% ही आने वाला है, तो 5% रेट आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? मेरा टर्नओवर, मैं गुड्स बेच रहा हूं, मेरा टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है लास्ट ईयर, तो TCS। देव आप गुड्स खरीद रहे हो, आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ के ऊपर है, तो TDS। रुक जाओ, सारी चीजों का क्लैरिटी मिलेगा। अब ये तो सेक्शन हो चुका। अब देखो सिंपल रखते हैं बहुत। ये सेलर है, ये बायर है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना हो, मेरे 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 पॉइंट ऑफ, मैं गुड्स बेच रहा हूं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो TDS आएगा कि TCS? और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो देव, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हो, ठीक है? समझो आपके बुक्स में 194Q भी अप्लाई हो रहा है, 194C भी अप्लाई हो रहा है, मेरे बुक्स में कोई TCS का प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है। एग्जाम, आपके बुक्स में Q और C, Q अभी पढ़ाया, C कल करवाया था पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब आप बोलोगे सर उसमें कौन सा? तो पता है वो था मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, तो और रिलेटिव। तो आप ही मुझे रॉ मटेरियल दे रहे हो, मैंने आपको फिनिश गुड्स बना के दिया, अब आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट 50 लाख के ऊपर है, पर मैंने जो गुड्स बनाए वो आपके ही रॉ मटेरियल से बना के दिए है। तो अब C भी अप्लाई हो गया, Q भी अप्लाई हो गया, आपको 194C फॉलो करना है। समझेगा? धीरे धीरे सब समझेगा। समझो ये सेलर को 2060C1F मोटर कार, ऊपर स्पेसिफाइड गुड्स, 2060C1G ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज और सब, और आपको 194Q में TDS आ रहा है। मतलब क्या समझा? देव आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, अब मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं मोटर कार, अब मुझे TCS कलेक्ट करना है, आपको TDS काटना है, क्या फॉलो करेंगे ना? 2060C1, 2060C1F, 2060C1G। समझेगा? समझेगा धीरे धीरे। बट अगर समझो मेरे को 1H में TCS कलेक्ट करना है और आपको 194Q में TDS काटना है, तो 194Q। अब इसमें याद कैसे रखने का सर? बहुत सिंपल है। पहला पढ़ो, 194Q और C, ये दोनों में TDS आ रहा है। आपको कौन से सेक्शन में TDS का रेट ज्यादा है? C में ज्यादा है,
1% और 2%। अरे इधर तो 0.1 है, तो इसीलिए ज्यादा रेट वाला आया। टीसीएस और टीडीएस में, वो टीडीएस ये टीसी, वो टीसीएस ये टीडीएस, कौन सा रेट ज्यादा है, इसीलिए टीसीएस आया। और जब दोनों सेक्शन में रेट सेम है, 0.1 तो टीडीएस आ गया। समझा कि नहीं समझा? आपको एग्जाम में ये दोनों को मर्ज करके ही क्वेश्चन आएगा। कैसा बोलेंगे? पहले बोलेंगे सेलर ने गुड्स बेचा बायर, सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ के ऊपर है, तो लिखने का टीसीएस। बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ के ऊपर है, टीडीएस। दोनों का टर्नओवर 10-10 करोड़ के ऊपर है, टीडीएस। अगर टीसीएस आ रहा है और बायर ने सेलर को पेन नहीं दिया है तो 1%। अगर टीडीएस आ रहा है और सेलर ने बायर को पेन नहीं दिया है 5%। आ रहा है आपको? ये सब आज याद है तुम लोगों को, फिर जब एग्जाम आएगी ना तब कुछ भी नहीं पता होगा। चीजें ये टीडीएस चैप्टर और लास्ट के जो चैप्टर्स है रिवाइज नहीं करोगे ना तो गया समझ लो। ये 12 से 15 मार्क का पूरा लॉस है फिर डायरेक्टली। चलो ये लिख लेंगे टीडीएस एंड टीसीएस। आपका सिलेबस खत्म। मुझे आप लोग सबका ये 2 दिन में मैसेज आना चाहिए टीडीएस लिख के हो गया। टीसीएस मतलब जो अपना बाकी का पार्ट है वो। आज ही लिख लोगे तो अच्छा है।
अभी अपना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें जो पहले बोली है वो ध्यान में रखना। मेक अ टाइम टेबल, फॉलो करना स्टार्ट करो। डाउट्स हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, नंबर आप सबके पास है। ये चैप्टर सिर्फ लिख लेना आज या तो कल और कंप्लीट करो इसको। बाकी तो देखो स्टडीज़ करना ही है अपने को एट दी एंड, बाकी कुछ है नहीं बोलने जितना, क्योंकि सब चीज़ें मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दी है। एक बार सिर्फ पेपर जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, मतलब एग्ज़ाम्स में जब आप जाते हो, से आपको फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है। अब वो 15 मिनट्स है ना, वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी मैं एक एवरेज स्टूडेंट था पहले से, तो मेरे लिए ना सीए क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात थी। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट में मैं सीए बन जाऊँगा, रैंक वैंक का नहीं पता। तो मैं कोई भी पेपर लिखता था ना, पेपर मेरा एक अप्रोच बहुत सिंपल होता था कि आज अगर मैं ऑप्शन के साथ गिनने जाऊं तो कहना इसे 120 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने पढ़ाई तो की है, चलो मेरे लिए पेपर सबसे वर्स्ट पेपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 120 का डायरेक्ट 50% निकालो तो कितना हुआ? क्या मुझे 60 मार्क्स का आता होगा पेपर में कि नहीं आता होगा? आता होगा ना। देखो अभी अपन ये 6-7 महीने पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, प्लस अपन लास्ट 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं, तो रफली 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो आप इतना तो कॉन्फिडेंट हो के नहीं हो कि भाई कितना भी खराब पढ़ाई हुआ हो, पेपर कितना भी चलो खराब हो, आपने पढ़ाई किया अच्छे से, चलो पेपर खराब है, 60 मार्क्स का आता होगा कि नहीं आता होगा? आर्यन इतना तो आएगा। अपना प्रॉब्लम क्या है पता है? अपन फोकस वो बैलेंस 60 पे करते हैं जो नहीं आता है, और उसके वजह से अपना अटेम्प्ट लगता है। क्यों ना हम पहले 60 मार्क्स पे फोकस करें जो अपने को आता है। क्या होता है ना, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ रहा होता है ना, वो भी अपने दिमाग में ना तब क्लिक नहीं होता है। अब समझो आपने 60 मार्क्स का आइडेंटिफाई कर लिया, क्या कि मुझे ये आता है, पहले वो लिखोगे ना, तो जो बैलेंस 60 मार्क्स है ना, जहां पे आपको डिफिकल्टीज लग रही थी, मैं आपको बोल रहा हूं उसमें से भी आंसर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सी अपना टारगेट यहाँ पे ना सप्लीमेंट भरना नहीं है। ये कोई बीकॉम की एग्जाम्स नहीं है अपनी कि सप्लीमेंट दिखी तो मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोफेशनल एग्जाम्स है। तो यार अपने को अगर पास होना है तो उसके लिए चाहिए 40, बट मेरा टारगेट कभी भी 40 नहीं होता है। मेरा टारगेट है कि यू शुड गेट एग्जाम्शन, दैट इज 60+, 60 और 60+। अब मुझे अगर 60+ चाहिए ना, सपोज मुझे 65 चाहिए या 60 चाहिए, चलो ना, उसके लिए मुझे ना पेपर 100 मार्क्स का लिखने की जरूरत नहीं। मैं अगर पेपर 80 मार्क्स का भी लिखूंगा ना, और एकदम प्रॉपर मैंने लिखा ना, तो मुझे 80 में से 75 भी आएगा। और अगर मैं 100 मार्क्स का लिखूंगा और सब कुछ गड़बड़ करके आऊंगा ना, तो 40 भी नहीं। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि 100 मार्क्स का पेपर लिखना नहीं, लिखना है, कोशिश वही करनी है। बट आप थोड़ा सा समझो, यू आर ऑक्यूपाइड विथ योर क्लासेस, अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसकी यूनिट टेस्ट, तो उतना सब है ना टाइम मिलता नहीं है अपने को प्रैक्टिस करने के लिए। और बाद में अभी भी थोड़ा अपन भी तो थोड़ा आलसी है कि अपन भी थोड़ा लेट ही स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसके लिए अपन 100 मार्क्स का लिख नहीं पाते। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ लिखना नहीं है, चांस मिला तो लिखो, बट मेरे को मेरा वीकनेस पता था, मेरे को पता था कि आई नॉट बी एबल टू राइट 100 मार्क्स पेपर। मेरा टारगेट बहुत सिंपल होता था, मैं जाता था 15 मिनट में पहले आइडेंटिफाई कर लेता था 2 क्वेश्चन, खत्म। मेरा 2 क्वेश्चन का ही टारगेट है, ज्यादा नहीं। 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, पेपर बंद करके बैठ जाओ, खत्म। तो 2 क्वेश्चन देख लिए कि ये 2 सॉल्व करने। अब मैं स्टार्ट वहीं से करता था, 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स में
40 मार्क का राइट लिख देता था, मतलब इतना मैं कंफर्म हो गया कि ये पेपर में मेरे को 40 मार्क का राइट लिखा, मतलब अभी 35 तो आ ही जाएगा ना, और बाकी का 5 मार्क तो मिल ही जाने वाला। मतलब ये पेपर में मैं पहले कंफर्म क्या करता था कि फर्स्ट 1.5 आवर में मैं 40 टच कर रहा हूँ, 40 मार्क्स का सिर्फ राइट लिख रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। 40 मार्क्स का राइट लिखना है, दैट वाज माय टारगेट। अगर मैंने 40 मार्क का ये 1.5 आवर में राइट लिख दिया ना, बैलेंस 1.5 आवर 100% मुझे 60 प्लस लेके जाना। सो आप है ना, ये मत सोचना कि पेपर अपने को लिखना है लिखना है लिखना है। लिखो, क्वालिटी लिखो पेपर में, कंटेंट नहीं एकदम भर भर के नहीं चाहिए, क्वांटिटी में नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखो ना सब कुछ। तुमने 4 आंसर्स भी तुम्हारे राइट चले गए ना, खत्म, तुम पास हो गए वहां पे। हम क्यों वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई नहीं करते? अभी आपको ये जो अकाउंट्स हैं, हम लोग को भी ये पूरा सिलेबस में था। अभी तो तुम्हारे सिलेबस में आधे से ज़्यादा चैप्टर्स निकल गए अकाउंट्स में से। दोनों नहीं, मेरे टाइम पे एक ही था अकाउंट्स, पहले दिया था मैंने, अकाउंट्स एक ही था। और उसमें भी तुम चैप्टर देखो, डिपार्टमेंटल लिक्विडेशन, डिपार्टमेंटल ब्रांच अकाउंट्स, हायर परचेज, फायर इंश्योरेंस, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ, एडमिशन। अबे 35-40 चैप्टर, समझ में ही नहीं आया कि क्या चीज पढ़े और क्या नहीं। 100 मार्क का पेपर, और उसमें से मेरे को पार्टनरशिप कभी समझा नहीं। सेम। हाँ, अरे वो एडमिशन, रिटायरमेंट, वो कुछ नहीं समझता था मेरे को। अरे मैडम, हम लोग थोड़ा लो लेवल के, आपके लेवल का नहीं है हम लोग। सो वो नहीं समझता था, मैं ऑप्शन में छोड़ के गया, क्योंकि मेरे को तो पता ही है कि मैं 100 मार्क्स का लिखने वाला ही नहीं है। 16 मार्क्स का पार्टनरशिप आया। अब उधर है ना, आप लोग टेंशन ले लेते हो, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं था। मेरे को तो सोचना ही नहीं पड़ा ऑप्शन में क्या छोड़ना है, इंस्टीट्यूट नहीं बता दिया सामने कि ये छोड़ दो, ऑप्शन में नहीं लिखना, आपको आता ही नहीं है। अब अकाउंट्स में मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैंने 72 मार्क्स का ही लिखा था, आई गॉट 69। अच्छे मार्क्स मतलब नहीं है इतने भी, बट ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि मेरे को तो पास होना था। तो मेरे लिए, मैं कॉन्फिडेंट था कि यार इसमें 100% एग्जाम्शन तो है, क्योंकि मैंने पहले 1.5 आवर में 40 मार्क का राइट लिख दिया था। एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके टॉपिक था हम लोगों को, तो उसका आंसर एक राइट लिख लिया, और एक चैप्टर था मुझे याद नहीं है, उसका आंसर मेरा राइट चला। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई चल इसमें पास तो। सेम चीज कॉस्टिंग एफएम, हम लोगों को मर्ज था। कॉस्टिंग तुम लोग को जो 100 मार्क्स का है, हम लोग को 50 मार्क्स का, सारे सेम चैप्टर सेम। एंड एफएम जो तुम्हें 50 मार्क्स का है, वो हम लोग को 50 मार्क्स कॉस्टिंग एफएम। आई गॉट एग्जाम्शन, डीटीआईडीटी में एग्जाम्शन। मेरा थियरी सब्जेक्ट थोड़ा वीक था, लॉ एंड ऑडिट, बट ये सब में एग्जाम्शन। मैं पेपर खत्म करता था ना, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इसमें 60 प्लस है, क्योंकि मैं उतना ही लिखता था जो मुझे आता है पहले। सो आप है ना, देखो क्या होता है ना, अपन ऐसा देखते हैं ना कि देर इज वन क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स एंड देर इज अनदर क्वेश्चन टू ए बी एंड सी 5 एंड 5 मार्क्स। अब अपने दिमाग में लगता है अरे वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो करना ही चाहिए अपने को क्वेश्चन का। अरे भाई, इधर भी 15 मार्क मिल रहा है, इधर भी 15 मार्क मिल रहा है, ये तुझे आता है, इधर थोड़ा डिफिकल्टी है, तो करना ही है पहले 15 मार्क। थोड़ा सोचो, तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है वहां पे, तुम्हें मार्क्स लाने हैं। मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन 2 में ए से लेके 10 2-2 मार्क के क्वेश्चन हो ना, वो भी कर पहले। टाइम जाएगा ना, पर मार्क्स तो कंफर्म मिल रहे हैं ना। थोड़ा सा है ना, पेपर लिखते वक्त प्रॉपर एक अप्रोच रखना कि भाई पहले अपन जो आता है ना वो फटाफट से, पहले क्या है ना, पहला टारगेट है 40 मार्क्स का, और बाद का टारगेट है एग्जाम्शन।